हरगिज ना होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त आपके साथ एक बार फिर हाजिर है माया कहानी की एक और एपिसोड के साथ। पीएसएल अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से मुलतवी हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह फिर ये सिलसिला शुरू होगा। माया कहानी एक शो नहीं, माया कहानी एक उम्मीद बनता जा रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि लोगों का भरोसा बन सकें और लोग हमसे राब्ता करके अपना दुख और दर्द शेयर कर सकें। माया कहानी की फेसबुक पेज पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब जो चैनल है न्यूज़ वन का, वहाँ पर तमाम एपिसोड्स मौजूद हैं। आज हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं वो खुद कम उम्र नहीं हैं, लेकिन पता नहीं कितने सालों से तकलीफ में हैं। क्या तकलीफ है उनकी, किसको खो दिया, किसकी गलती से किसको खो दिया, दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं है। सुनने में शायद बज़ाहिर बहुत ही आम सा मसला लगे कि ये तो हम आए दिन सुनते हैं, लेकिन कभी हमने किसी एक ऐसे ही आम डिस्कशन करते हुए किसी एक मौजू को इतनी इंपॉर्टेंस दी? किसी की गलती की वजह से इनकी वालदा को गलत इंजेक्शन लगाया गया। जाहिर है इंसान के जहन में सवाल आता है, इंजेक्शन किसने लगाया? आपको कैसे पता गलत इंजेक्शन लगा दिया? तो कुछ तो सबूत होगा, कोई तो गवाह होगा, कोई तो कहानी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं आज मोहम्मद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अभी भी रो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माँ कुदरत का वो तोहफा है। अगर इस तरह के हादसों में माएँ चली जाती हैं तो कुछ भी नहीं बचता, दुनिया बेमायनी हो जाती है इंसान के लिए। बैकग्राउंड बन रहा दीजिए। मैं न्यूज़ वन चैनल के मालिकान और तमाम न्यूज़ वन चैनल के फैमिली मेम्बरान बैकग्राउंड बंद कर दो। और न्यूज़ वन चैनल की एंकर पर्सन माया खान, हमारी प्यारी बहन, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी आवाज़ कराची, पाकिस्तान और पूरी दुनिया को अपना दुख अपनी आवाज़ के साथ शेयर कर सकूं। इसके साथ ही मैं जनाब सेक्रेटरी हेल्थ साहब का, जनाब डॉक्टर हफीज़ शेख साहब का, जनाब आरिफ नियाज़ साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी वालदा का केस देख के एक अर्जेंट इंक्वायरी कॉल की, जिसके चेयरमैन डॉक्टर आरिफ नियाज़ साहब थे, और हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी मदद और मेरिट पे ये इंक्वायरी मुकम्मल हुई 3 महीने में, जिसमें आ खान को नॉमिनेट किया गया और सेक्रेटरी साहब ने फिर उनको वार्निंग लेटर भी इशू किया, लेकिन कुछ ना हुआ। इसके बाद मैं जनाब सारम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी जनाब सारम बर्नी साहब के ऑफिस गया और मैंने सारे एविडेंस जो कुछ मैं हासिल कर सका मैंने उनके सामने रखे। उन्होंने उसी वक्त अपनी लीगल एड टीम को बुलवाया और वो केस उन्होंने खुद देखा पहले, इसके बाद अपनी लीगल एड टीम जो इंतहाई काबिल तरीन कराची और पाकिस्तान में गरीबों के केस फ्री ऑफ कास्ट लड़ती है, उनके इंतहाई काबिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील कदीर हुसैन साहब और उनकी असिस्टेंट मैडम शैला अंजुम साहिबा
वो आज भी हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। तो मैं सारम बर्नी भाई का और तमाम सारम बर्नी भाई की लीगल एड टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं साथ साथ सबको बहुत शुक्रिया। एक सेकंड दीजिएगा, आपकी बात काटने के लिए मुझे एक बात यहाँ पर ज़रूर बतानी है। पिछले दिनों आज 10 दिन हो गए हमारे भाई सारिम बर्नी साहब ने अपनी वालदा को खोया और उनकी वालदा का पिछले दिनों इंतकाल हुआ है। बहुत ही तकलीफ़ से गुज़र रही है उनकी पूरी फैमिली, और मैं आप सब लोगों से तहे दिल से गुजारिश करूँगी, एक बहन के रिश्ते से आप लोगों से मुखातिब हूँ कि हमारे भाई सारिम भाई और उनके तमाम फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको सब्र, हिम्मत और ताकत दे कि वो इस दर्द और इस तकलीफ़ से गुज़र सकें। छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं इस पॉइंट पर कि आप लोग अगर चाहें तो फ़ातिहा एक दफ़ा पढ़ दीजिए। और आज मेरे भाई वक़ार रहमान की भी बरसी है। उनको गुज़रे हुए 9 बरस हो गए। अपनों को इंसान खो देता है लेकिन रिश्ते नहीं खोते। आज इनके आंखों में आंसू उसी रिश्ते को लेकर हैं। इनके वालदा के साथ हुआ क्या, इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। एक बार फिर आप देख रहे हैं माया कहानी बराह रास्त न्यूज़ 1 के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ मोहम्मद अहमद साहब मौजूद हैं और उनकी जो कहानी है मैं उसके हवाले से ज़रा से बता दूं कि इनकी वालदा की तबीयत जो है 2015 में ख़राब हुई, 2016 में उनका इंतकाल हुआ। हाथ उनका ऐसा उनकी इंजेक्शन लगाया गया जिससे उनके हाथ की नसें फट गईं और उसके बाद उनको उनका वो हाथ काटना पड़ा, और जिसकी वजह से वो उनकी मौत की वजह बना बकौल मोहम्मद अहमद साहब के। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनकी वालदा के साथ दरअसल हुआ क्या था। जी मोहम्मद अहमद साहब, बताइए हमें कि आपकी वालदा के साथ क्या हुआ। मेरी वालदा को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ। चेस्ट इन्फेक्शन हुआ तो मैं डॉक्टर उज़मा फ़हीम साहिबा की हिदायत पर उनको आखान लैब ले गया। ठीक है। आखान लैब में एक अनाड़ी अटेंडेंट जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर था, उसने मेरी वालदा के हाथ से यहाँ से ब्लड सैंपल लिया। रक्शे में बैठे हमने ज़िद भी की कि भाई रक्शे में नहीं, हम अंदर आते हैं। शाम 7:30 बजे 31 जुलाई का दिन, 31 जुलाई शाम 7:30 बजे सन 2015। अच्छा, उसने कहा नहीं आप फिक्र नहीं करें, हमारा रात दिन का काम है और मैं रक्शे में ही ब्लड ले लूँगा। फिर वो जल्दी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े फिर वो जल्दी से अंदर गया और तकरीबन 7:50 पे वो वापस आया सरेंज लेके। मैं पेमेंट कर चुका था 2500 रुपये। उसने जैसे ही अम्मी को ब्लड सैंपल के लिए इंजेक्शन अंदर इंजेक्ट किया, मेरी अम्मी के मुंह से या अल्लाह खैर निकला। मैंने उसको हटाया, मैंने हटो तुमने क्या किया है। इसके बाद वो दोबारा भागा अंदर और वहाँ से रुई और बटरफ्लाई लेके आया। अच्छा। थिनर में भीगी हुई रुई इसने यूं करके और मेरी वालदा का हाथ यूं सुई यूं रख के, ठीक है, और फिर यहाँ से ब्लड सैंपल लिया अंगूठे से। अच्छा। अंगूठे से ब्लड सैंपल लिया और फिर हमसे कहा कि ठीक है आप जाएं और बाकी पैसे लाके मुझे दे दें। मुझे लैब 8 बजे बंद करनी होती है। अच्छा, ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा हुआ था, ना हमको कुछ पता था। तो इसके बाद मैं अपनी वालदा, अपनी बीवी, अपने भाई और अपने बेटे के साथ हम घर आ गए। हमारा घर 2 गलियां पीछे है। अच्छा। घर छोड़ा, बाइक उठाई, मैंने वापस आया तो वो लैब बंद करके बाइक पे बैठा था। मैंने उससे कहा कि भाई, मैं उसका नाम नहीं जानता था। ठीक है। मैंने उससे कहा कि भाई मेरी अम्मी के हाथ में शदीद दर्द हो रहा है। तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पैसे लिए मेरे से 8000 रुपये और 10,200 रुपये के टेस्ट थे। 300 रुपये मुझे वापस किए और चला गया।
उसके बाद दूसरे दिन हफ्ता 1 अगस्त, हफ्ते 1 अगस्त को मैं दोबारा लैब गया सुबह 10 बजे। मैंने कहा मुझे रिपोर्टें दो भाई। फिर मैंने उससे दरख्वास्त की, भाई मेरी अम्मी के हाथ में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। उसने बोला रश है, अभी आप जाएं। ठीक है। मैं दोबारा चला गया घर। इसके बाद मैं दोबारा 4 बजे शाम पहुंचा। उस वक्त मैं गुस्सा आ गया था मुझे, और मैंने फिर ज़रा तेज़ आवाज़ में कहा कि यार बताओ मेरी अम्मी को शदीद दर्द क्यों हो रहा है। उसने कहा फिक्र नहीं करें, ठीक हो जाएंगी, आप ऐसा करें घर जाके बर्फ़ से टकोर करते रहें। ठीक है। हमने घर जाके सब ने मिलके, बीवी बच्चे बहन भाई सारों ने मिलके हम बर्फ़ की टकोर करते रहे। ठीक। थोड़ा सा सुकून हुआ अम्मी को। दूसरे दिन इतवार 2 अगस्त को मैं सिविल हॉस्पिटल ले गया। ठीक है। वहाँ तकरीबन इमरजेंसी से लेके कार्डियो वार्ड तक तकरीबन बहुत अच्छी तरह से चेकअप वगैरह करके, ठीक, कार्डियो में डॉक्टर ने उस जगह निशान लगाया जहाँ मेरी अम्मी के हाथ में वो दर्द था और निशान था, पंचर हुआ था। ठीक ठीक। मेरी अम्मी की रग जो पंचर हुई थी, और कहा कि हमारे यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में वेस्कुलर का कोई निज़ाम नहीं है, आप किसी वेस्कुलर सर्जन को देखें। अच्छा, ये सिविल में पता चला कि कोई नस जो है वो अफेक्ट हुई है, कट गई है। अच्छा, सही है, ठीक है। इसके बाद मैंने आखान में, जो आखान के पेपर्स में नंबर होते, मैंने फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि इस तरह हुआ है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया हमने आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड कर ली है। ठीक है। इसके बाद फिर 3 अगस्त को दोबारा मैं जिस डॉक्टर उस्मा फ़हीम साहिबा ने रेफ़र किया था आखान को, मैं दोबारा उनके पास, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनके पास अम्मी को ले गया। उन्होंने अम्मी को देखते ही फ़ौरन आईसीयू में डलवाया। ठीक है। और बहुत ज़्यादा तकरीबन डॉक्टरों से उन्होंने कांटेक्ट शुरू किए। इसके बाद 3 अगस्त को रात 9 बजे डॉक्टर अता साहब आर्थोपेडिक सर्जन आए। ठीक है। उन्होंने मेरी अम्मी का हाथ चेक किया और डॉक्टर साहिबा से कहा कि इनको फ़ौरन किसी वेस्कुलर सर्जन के पास भेजें। जी, उसके बाद तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा मुझे नहीं पता था कि वेस्कुलर सर्जन क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आखान वालों से गलती हुई है, आप आखान हॉस्पिटल ले जाएं, मैं भी फ़ोन कर देती हूँ। हम वहाँ से 10 बजे निकले। तकरीबन 11 बजे आखान हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हमने अपनी अम्मी को ले गए 11 बजे। ठीक। और वहाँ मैंने 30,000 रुपये जमा कराए। ठीक है। इसके बाद हम 30,000 रुपये 11:30 और 11:45 के दरमियान जमा कराए 3 अगस्त को। लेकिन इन्होंने मेरी अम्मी को बेड पे जो डाला है वो 3:45 का टाइम है, और इमरजेंसी में डालने के बाद मेरी अम्मी को एक फिलेजी लगाया, एक पेन किलर लगाया। जो ड्यूटी डॉक्टर वहाँ इमरजेंसी में वो हेड कर रही थी, मैंने कहा कि वेस्कुलर सर्जन को बुलाएं, बोला वो आ जाएंगे। इसके बाद हमको तकरीबन 4:10 पे कहा गया वहाँ से कि आप अपनी अम्मी को लेके अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में चले जाएं। मैं अपनी अम्मी को लेके अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में गया और वहाँ जाके उनके बेड को मैंने लगाया। इसके बाद जो अल्ट्रासाउंड करने वाले थे तकरीबन 6 या 7 लोग थे, एक एक करके सब चले गए। थोड़ी देर में एसी उस छोटे से कमरे का इतना ज़्यादा तेज़ हो गया और बाहर का भी दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया। बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा। इसके बाद जब मैंने अपनी अम्मी की हालत देखी, जितने गंदे कम्बल, कपड़े, जो कुछ मुझे मेरे हाथ लगा वो मैंने अपनी अम्मी पे डालना शुरू कर दिया। ताकि
एसी तेज चल रहा था, मैं खुद भी कांप रहा था। इसके बाद 6:30 बजे एक नेक दिल खातून आई और उन्होंने अम्मी की हालत देख के फ़ौरन 2 हीटर कहीं से लेके आए। एक हीटर राइट साइड पे लगाया, एक लेफ्ट पे लगाया, आंगन की इमरजेंसी में। इसके बाद अल्ट्रासाउंड करने वाला आया, उसने अल्ट्रासाउंड किया अम्मी का, तो मैं देख रहा था अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे मेरी अम्मी की रगें यूं हिल रही थी, यूं यूं हरकत कर रही थी। तकरीबन वो 8 बजे अल्ट्रासाउंड कंप्लीट कर चुका, तो मैंने उससे कहा भाई इसकी मुझे प्रिंट दे दो, तो उसने कहा हम आपको नहीं दे सकते, आप वहीं से लें। इसके बाद मैं बेड लेके अपनी अम्मी का छोटा सा वक्फा लेती हूँ, आपकी बात कर रही हूँ, छोटा सा वक्फा लेती हूँ, यहाँ पर लेना ज़रूरी है। हमारे साथ रहेगा, हम अभी वापस आते हैं। हमारे साथ एक बार फिर रहने का बेहद शुक्रिया। आप आज सुन रहे हैं मोहम्मद अहमद साहब की कहानी अपनी वालदा के इलाज को लेकर, और उनको लेकर वो कितने जज्बाती हैं। उनकी ख़ुद की तबीयत ठीक नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं, दवा भी उनकी साइड पे रखी हुई है, लेकिन कह रहे हैं नहीं मैं उनकी पूरी बात बताऊंगा। अब जो वक्त हमारे पास है वो हाजिर है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ही अगर ख़त्म हो जाएगा तो हमें दुख रहेगा कि उनकी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ज़ाहिर है उनके लिए एक फ़िल्म की तरह है, हर चीज़ सामने आ रही है, टाइम के साथ, डेट के साथ, क्या हालात हुए थे, क्या नहीं हुए थे। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें बहुत वक्त कम होता है और उसमें किसी की कहानी को बताना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आएँ, उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ, लेकिन जो इनकी बात है वो हम सुनते हैं। जब अपनी वालदा को मज़ीद हॉस्पिटल लेकर गए, उसके बाद क्या हुआ जी? इसके बाद एक डॉक्टर आया, उसने कहा आप जल्दी से जाके 2.5 लाख रुपए जमा कराएं, आपकी माँ का हाथ काटना पड़ेगा। मेरी वालदा के बेड के साथ लग के उसने ये अल्फाज कहे। मेरी वालदा डर गई और मुझे कहा मुझे फ़ौरन यहाँ से लेके जाओ। वालदा ने कहा खुद से? खुद से। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ौरन यहाँ से लेके जाओ। इसके बाद मैं अपनी वालदा को दोबारा घर लेके गया और 6 अगस्त को दोबारा लियाकत नेशनल ले गया। वहाँ मेरी अम्मी का ऑपरेशन हो गया। हाथ जो हमने सुना कि आपके वालदा का हाथ काला हो गया था, काला पड़ गया था, पूरा काला पड़ गया था, पूरा हाथ गैंग्रीन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 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 हाथ काला हो गया था। मेरे पास तमाम पिक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद ऑपरेशन हो गया, अम्मी ठीक हो गई, 1 साल जिंदा रही सन 2016 तक। इसके बाद में इंक्वायरी कराई, ये कराया वो कराया, तो उर्दू बाज़ार पे मुझ पे मेरी बाइक पे एक सुजुकी ने अटैक किया और मैं वहाँ से घसीटता हुआ वहाँ तक गया। अरे बाकायदा अटैक हुआ आप पर? हाँ। एक्सीडेंट नहीं था इत्तेफाक से? मुझे मारा गया, मुझे मारा गया। मुझे नहीं पता कौन थे, मुझे सिर्फ उनमें से एक लड़का उतरा सुजुकी से और उसने कहा कि अपना केस वापस ले लो, और इसके बाद वो फ़ौरन भाग गए। मुझे आज भी अपनी जान का खतरा है। तो फिर आप ये शो कर रहे हैं तो आपके लिए और खतरे का बायस बनेगा? कोई बात नहीं, मुझे मार डालो। इंक्वायरी कहाँ से हुई, किसने बैक की, और कैसे पता चला कि गलती उस अनाड़ी इंसान की थी? इंक्वायरी सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने शुरू की और जनाब आरिफ नियाज साहब ने इस इंक्वायरी को 3 महीने में कंप्लीट किया, और जो इंसाफ और मेरिट का फैसला था वो इंक्वायरी की शक्ल में इन पेपर में मौजूद है। और ये तमाम सबूत आज है। भी तमाम सबूतों के साथ में हाई कोर्ट में सरम बन्नी इसका केस लड़ रहे हैं, इनकी काबिल टीम लड़ रही है। लेकिन मैं क्या करूं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं तो अब इस अजाब से इतना तंग हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे कोई मार दे। अरे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे। क्योंकि देखें इदारा बहुत बड़ा है, आगा खान का बहुत बड़ा नाम है, वहाँ पर बड़े लोगों का इलाज होता है। जिस तरह कोर्ट में मुझे टॉर्चर किया जाता है अदर साइड की जानिब से, जिस तरह तंज किए जाते हैं, मेरा दिल जानता है, मुझे बर्दाश्त करना होता है। मैं आपको किस तरह से बताऊं?
मेरे छोटे बच्चे हैं। इस वक्त मैं बेरोजगार हूँ, बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ, लेकिन मैं हकीकत में सारम बर्नी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसने मेरी माली मदद भी की और मेरे केस का तमाम अखराजात वही उठा रहे हैं, और उनके काबिल वकील कादिर हुसैन साहब का भी मैं बेहद शुक्रगुजार नहीं, हूँ। कादिर साहब बहुत काबिल वकील हैं, और ऐसे नहीं कि सिर्फ वो वकालत करते हैं, वो रहनुमाई ऐसे करते हैं ऐसे कोई अपना हो। वो मुझे उनकी अपने ये बहुत बच्चों बड़ी की तरह बड़ाई रखते है उनकी। वो एक तो वैसे भी सारिम साहब के साथ हैं, वो सारिम भाई एक ऐसे आखान शख्स है वाले कि तो ये तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये गलती हमसे हुई है। अगर वो ये कह दें, कहीं से फर्ज करें कोई एक मिडिल ग्राउंड हो जाए अहमद साहब के, वो ये कह दें कि भाई हमारे अनाड़ी आदमी से गलती हो गई थी, हमने उसको निकाल दिया या फायर कर दिया, या वो बंदा आपसे आके माफ़ी मांगे, तब आप माफ़ करेंगे? अब मैं कैसे माफ़ करूं? क्या आप इस केस में, मेरी व अम्मी के केस में कोई माफ़ कर सकता है? अब मैं तो चाहता हूं उनको सज़ा भी हो जिन लोगों ने ये गलती की। क्या कोई मौजूब डॉक्टर ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है कि आप जाएं 2.5 लाख रुपए जमा वरना करें, आपकी आपकी अम्मी का अम्मी का हाथ काटना पड़ेगा? ये एक बहुत अहम बात है अगर सोची जाए तो, कि हम अपने मरीजों और अपने पेशेंट्स के सामने वो मुझे अलग बेदिल ले होके जाता। कैसे ये बात कर लेते हैं कि अगले बंदे का कोई जज्बात ना हो। शायद कहीं ना कहीं करते करते दिल में सख्ती आ जाती है, तो आपकी दिल में नरमी के लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं ऐसी पर्सनल, पूछे, एक पूछे, बहन की छोटी पूछे। हैसियत से, कि आपकी सेहत भी ठीक नहीं है, ठीक वालदा है। को आपने रजा इलाही से खो दिया, उनका वक्त तो वही था, ऊपर वाले की तरफ से जाना था, नहीं बहाना ये बन गया, बहाना ये बन गया। अब फर्ज कीजिए, मैं मुझे इस बात पे एक पैसे का भी डाउट नहीं है कि सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। वो जब तक आप खड़े हो आपके साथ, जब तक आप चाहेंगे वो इदारा आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अगर कोर्ट पे कोर्ट, तारीख पे तारीख आती गई और आपकी ये कैफियत और बिगड़ती गई, क्या हासिल होगा? आपके बच्चों से आपके बाप का साया छीन लेंगे आप ऐसे। असल में मैं तकरीबन दिखाना चाह रहा हूँ लोगों को, आप बताएं, मैं बिल्कुल दिखाना बताएं चाह रहा सबको। हूँ कि देखो, आप मुंह मांगी फीसें भी देते हो, और इतने बड़े बड़े नाम, आगा खान हॉस्पिटल, वहाँ जाके आप क्या लेके आते हो? अपनी माँ के आज़ा, मौत, अजियत, तकलीफें, सारे तोहफे वहीं से हम लेके आते हैं ना, उन्हीं से लेके आते हैं। लेकिन मोहम्मद अहमद साहब, मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ, लेकिन मैं कोई किसी की तरफ नहीं हूँ, मगर मैं वैसे एक सवाल कर रही हूँ। इदारों का कसूर तो नहीं है, लेकिन हाँ, लोग जो इंडिविजुअल अपनी अपनी जाती गलतियां देखिए, करते हैं, वो हाँ, इमरजेंसी में अगर मेरी वालदा को अच्छा उस तरह ट्रीटमेंट दिया जाता, बिल्कुल। फौरन मेरी अम्मी को उस वक्त लिया जाता। हाँ। इमरजेंसी में फौरन वेस्कुलर सर्जन को बुलाया जाता, फौरन मेरी अम्मी का ऑपरेशन वो शुरू कर देते। करेक्ट। जो भी पैसे मांगते मैं देता। हाँ। पैसे देता, मैं अपनी अम्मी को, मेरा हार्ट, मेरी अम्मी सही का हार्ट बात ठीक है। होता, खुश, वो इंसान मैं जान खुशी लगा खुशी- देता है। हाँ, मैं खुशी खुशी अपनी अम्मी को लेके घर आ जाता, मैं सारी चीजें भूल जाता, मैं पुरसुकून हो मेरे जाता। भतीजा जब था, पैदा हुआ था, 1 kg का था, 6 महीने का, 6 महीने में पैदा हो गया था। बहुत बहुत नाजुक हालत थी। मेरी आगा खान के जो मेरा तजर्बा रहा वो बहुत ही अच्छा रहा कि उन्होंने ऐसा और माना कि उन्होंने पैसों, एक है महंगा खर्चा होता है, लेकिन कम से कम ये सुकून था कि हाँ, इलाज सही हो गया। मैं मानती हूँ, आप सही कह रहे हैं कि यार पैसा जितना लगता बंदा लगा देता, इलाज तो सही हो जाता। देखिए, मेरा भी तो यही कहना है ना, हाँ, कि आपके डॉक्टर की एडवाइस पे मैं आपकी लैब में ले गया ना। हाँ, कराची में क्या लैब हाँ, कम है? डॉक्टर ने बहुत बोला सारे मैं लैब आपकी हैं। लैब में ले गया। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, वहाँ उनसे गलती हुई। करेक्ट। उस गलती को अगर वो जुम्मे को 31 अगस्त को सुधारने की कोशिश करते, राइट, ठीक है, तो मुझे इतनी अजियत होती नहीं होता। ना, मेरी वालदा इस हालत में जाती। आप यकीन करें कि मेरी वालदा का ये हाल था कि हर वक्त दुआएं खैर करती और कहती नहीं, सबको माफ़ कर दो। मैं कैसे माफ़ करूं?
आप मुझसे कह रहे कि हमने 90 लाख लोगों का ब्लड सैंपल लिया है और हमसे गलती हो ही नहीं सकती। क्या आप दुनिया में फरिश्ते हैं? नहीं, फरिश्ता तो खैर कोई नहीं, गलती तो सबसे हो सकती है, लेकिन जान के नहीं हो सकती। मैं मेरा दिल कहता है कोई किसी को जान के किसी की जान नहीं लेगा। मैं सिर्फ आपके लिए तकलीफ में आ रही हूँ, यकीन माने मुझे आपके लिए सोचकर बहुत अजियत हो रही है। एक बात ये कहना चाह रहा हूँ उस आदमी से कि मेरे भाई तुझे इतना लालच था तो तू मुझे बोल देता कि भाई आप मुझे पैसे दे दो, आप कल आके अपनी अम्मी का टेस्ट करवा लेना। 7:30 बजे मैं ले गया, 7:45 बजे या 8:50 में सारी कार्रवाई हुई। हपड़ दपड़ में उसने ना मुझे रक्शे से उतरने दिया और वहीं पर वो सारा यूं मेरी अम्मी को उसने गोपी, फिर यहाँ से गोपी। तो आप सोचे वो जो अजियत भरा 4 दिन जो आग खान में धक्के खाते गुजरे, वो मेरे लिए कितना बड़ा अजाब हो गया। 5वां साल शुरू हो चुका है। 5वां साल, 5वां साल, बल्कि अब तो छठा हो गया ना, सन 2015 से सन 2021। इंतकाल से गिना मैंने कि इंतकाल से लेकर अब तक 5 साल हो गए। साल। आप अपने लिए थोड़ी आसानी कीजिएगा। मैं समझ सकती हूँ आपका दुख, मगर मुझे आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सोचकर हो रहा है कि आप कितनी तकलीफ में हो और आप कब तक अपने आप को इस तकलीफ में रखना चाहते हैं। माँ जैसी तो वाकई कोई चीज़ नहीं होती, और आप क़यामत के दिन भी आप उन्हीं के नाम से उठाए जाएंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आपने अगर इस तरह अपने साथ किया, आप अपनों को मज़ीद अपने खो देंगे। मैं बस आपके चैनल के न्यूज़ 1 चैनल के तवज्जो से जनाब चीफ जस्टिस अहमद अली शाह साहब, जनाब मज़हर मोहम्मद अली साहब, जनाब फैसल कमाल साहब, जनाब मैडम कौसर सुल्ताना साहिबा, आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे केस को आप एक बार चीफ जस्टिस साहब अपने पास मंगवा के देखें। अगर मेरा केस झूठा है तो उसको वारिक कर दें। मुझे इस हज़ियत से जान छुड़वानी है, मुझे मेरी जान छुड़वा दें इस हज़ियत से। अब मैं थक गया हूँ, या तो मुझे सज़ा दे दें, मुझे मार नहीं, दें। आपके सज़ा क्यों दे दें? आपने तो खोया है। और ख़वातीन हज़रात, आपने मोहम्मद अहमद साहब आज अज़ियत में है। मैं इनको देख रही हूँ, आप लोग स्क्रीन के थ्रू देख रहे हैं, और मैं जितना देख रही हूँ तो मुझे इनको देखकर तकलीफ़ हो रही है कि मेरा ख्याल है वक्त से पहले बुढ़े हो गए, ये कह सकती हूँ। वक्त से पहले उम्र आ गई है, वक्त से पहले जो है वो सफ़ेदी चेहरे पर और बालों पर आ चुकी है सर के। और मैं ये देख रही हूँ कि बीमार अलग हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि इंसाफ मिल जाए। शायद मैं इनको ये मशवरा देना चाहूँगी कि अपने लिए आसान करें, अपने लिए थोड़ी सी आसानी करें, और ये ज़िंदगी कुछ निकाल रहे हैं, कुछ चाहिए। ये एक तस्वीर है सन 2014 की मेरी, जो आप कह रही हैं। कैमरे में दिखाइएगा, सामने वाले, सामने आप सीधा कीजिएगा भाई जी, ये देखिए सीधा। ये 14 की है, ये 14 की तस्वीर है। ये ऐसे रखिएगा। ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा है इस वक्त आप में और इस तस्वीर में। गम ने क्या हाल कर दिया आपका, क्या हाल कर दिया इस गम ने आपका। 5 साल से इस गम में है ये। आप देखें इनकी तस्वीर, आपको यकीन नहीं आएगा ये वही है। देखिए, मैं इनके लिए दुआ करती हूँ, इनकी वालदा की आसानियों के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक इनकी वालदा को जवाए रहमत में आला मकाम अता फरमाए और इनको सब्र दे, हिम्मत दे। और मैं तमाम उन इदारों से भी मुखातिब हूँ कि बड़ी आजिज़ाना मेरी गुजारिश है कि थोड़े से तजर्बेकार स्टाफ को हायर किया कीजिए। छोटी सी लापरवाही किसी की जान की कीमत के बराबर नहीं हो सकती। इसका कोई अजाला नहीं है कि एक गलती से दूसरी गलती ज़रूर हो सकती है, लेकिन एक गलती से दूसरा गुनाह नहीं हो सकता। किसी की जान चली गई, अपनी माँ को उन्होंने वो खो दिया, जाना अल्लाह के पास वैसे भी था ही, उन्होंने ये हालात और वाक़यात बन गए, लेकिन ये अब अज़ियत में हैं। इनके चेहरे से
साफ जाहिर है कि ये एक अजियत में है, ये एक तकलीफ़ में है, और इनकी तकलीफ़ के लिए हम दुआ करेंगे। इदारा भी इनके साथ है। हमारे लिए आपके लिए बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से। मैं माया कहानी की एंकर माया खान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जब तक जीऊँगा मैं दुआ करता रहूँगा। आपकी बहुत मेहरबानी। मैं आपकी आसानी और आपकी सुकून के लिए, अल्लाह आपको अंदर रूहानी और कल्ब का सुकून अता फरमाए। मुझे रूहानी सुकून भी हासिल है, मैं इत्मीनान में भी हूँ, लेकिन जब अम्मी की सोच दिमाग में आती है तो जो वहाँ जो कुछ भी हुआ मेरे साथ आगान में, वो अजियत मेरे से बुलाई नहीं जाती, और शायद मैं भूल भी ना पाऊँ। बहुत अफसोस के साथ आज का शो का इख्तिताम करते हैं हम। भाई, आप लोगों ने सुना मोहम्मद अहमद साहब की कहानी, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज 9 साल पहले भैया को खोया था। 10 दिन पहले सारिम भाई ने अपनी वालदा को खोया। तकरीबन 5 साल पहले मोहम्मद अहमद साहब ने अपनी वालदा को खोया। कभी कभी इंसान भी ना बड़ी अजीब चीज़ है। मैं इनके हवाले से नहीं कह रही, लेकिन मैं अपने ऊपर रख के कहती हूँ कि इंसान को कभी कभी अपने ही दर्द में सुकून आने लगता है, आदी हो जाता है वो उस गम का, उस दर्द का, उसमें रहने का, उसको याद कर कर जीने का। खुदारा अपने गमों के आदी ना हो जाइए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना ख्याल रखिए, होगी कल आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।